में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। तीसरा विषय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौलाना मदनी जी ने भोपाल के अपने उस भाषण में यह भी कहा कि जो मुर्दा कौमें हैं वो झुक जाती है, वो सरेंडर कर देती है, और जो जिंदा कौम है वो आवाज उठाती है, वो आंदोलन करती है। और उदाहरण दिया वंदे मातरम का, कि लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हिंदुस्तान की वह बोली है, मां भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम स्वाधीनता के सांस को, स्वाधीनता के वातावरण में हम सांस ले सके, ताकि हम स्वतंत्र हो सके। और यह जो साल चल रहा है, ये वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ साल चल रहा है। अर्थात वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखे हुए 150 वर्ष 1875 में लिखा गया था, उसे लगभग 1876 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 1950 में उसे नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज जब हम वंदे मातरम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं, तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ला करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा है कि मदनी साहब ने आज यह भी कहा है कि मुसलमानों के लिए जिहाद बहुत पवित्र है और जब भी उनको लगता है कहीं जुल्म हो रहा है तो वो जिहाद करना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से, इन शब्दों के प्रयोग से कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो मूल भावना है, हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर कुठाराघात होता है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। साथ ही आज अखिलेश यादव जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की एसआईआर को लेकर। और अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी।
मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। बिहार में आपने देखा किस प्रकार तेजस्वी जी और किस प्रकार राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक एसआईआर 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 करते रहे, और उसका नतीजा क्या रहा आप सबने देखा है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आरजेडी का जो समन्वय बैठक हुआ, जो चिंतन शिविर हुई आरजेडी की, उसमें बताया गया कि ये एसआईआर हमने बहुत कर लिया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे इससे हानि हुआ है। वही गलती अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, एक एंटीसिपेटरी बेल है। उन्हें पता है कि हार होने वाली है, उन्हें पता है करारा हार के साथ जो हाल आरजेडी का बिहार में हुआ वही समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इसी कारण से अखिलेश यादव इस प्रकार के भ्रामक बयानों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एसआईआर के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी जो सुनवाई कर रहे थे मनोज झा जी के पिटीशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से एसआईआर के ऊपर अपना वक्तव्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ कहा है कि बिहार में आप लोगों के मन में बहुत सी अनुशंसा थी, आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि न जाने एसआईआर से क्या हो जाएगा, बहुत सारे जेन्युइन लोगों के वोट कट जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट कटने के पश्चात एक भी व्यक्ति ने बिहार में कंप्लेंट नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया कि अगर हमें लगेगा कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रावधान में कमी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगी, मगर एसआईआर करना यह इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है और एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा सकती है, और इसमें कोई गड़बड़ी अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है। इतना कुछ कहने के पश्चात भी अखिलेश यादव एसआईआर के पीछे चुप रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक इत्यादि पर सुनवाई होने के बाद भी मदनी साहब कोर्ट के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये केवल और केवल इसलिए है कि आज का हिंदुस्तान बदलता हुआ हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और खास करके अन्नदाताओं के लिए 24 घंटे काम करने वाला हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान मोदी गारंटी के साथ आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान है। और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले जो भारत का Q2 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े रिलीज हुए हैं, उसमें आप देखिए जो अनुमान लगाया गया था इंटरनेशनल एजेंसीज इत्यादि द्वारा, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसमें अनुमान लगा रहे थे कि 6.5 से 7.2% या ज्यादा से ज्यादा 7% तक का एक जीडीपी ग्रोथ रहेगा। यह प्रोजेक्शन था इंटरनेशनल एजेंसीज का। मगर ये सब तोड़ते हुए, इन सब प्रोजेक्शंस को दरकिनार करते हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट Q2 का भारतवर्ष में आया है। तो स्वाभाविक रूप से ये मोदी गारंटी केवल एक चुनावी नारा नहीं है, यह मोदी गारंटी वास्तविक रूप में जमीन पर काम कर रही है। जो चारों पहिए हैं, चाहे वो कृषि का पहिया हो अर्थव्यवस्था का, चाहे वो सर्विस सेक्टर का पहिया हो अर्थव्यवस्था का,